हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। आज हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। The legacy of French Revolution gave a new direction to socio-economic and political ideas of France and world as well। इस लाइन में यह कहा जा रहा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो डायरेक्शन था वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के सोशल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर और पॉलिटिकल फैक्टर को अफेक्ट कर रहा था। In post-revolution period, many parts of the world, including Europe and Asia, witnessed discussion on new ideas about individual rights and system of governance। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, नॉट ओनली फ्रेंच रिवॉल्यूशन बट फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन के बाद कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में नए नए आइडियाज़ इमर्ज करने लगे जो कि एशिया और यूरोप दोनों में स्प्रेड हो गए, और वो आइडिया था सोशलिज्म। तो आज हम लोग रशियन रेवोल्यूशन चालू करते हैं। द रशियन रेवोल्यूशन पॉपुलराइज्ड द आइडिया ऑफ सोशलिज्म टू शेप द 20th सेंचुरी। रशियन रेवोल्यूशन सोशलिज्म के आइडिया को शेप दे रहा था सोसाइटी में 20वीं सदी में। 20वीं सदी मतलब 1900 से 20 तक जो चलता है, जैसे 1901 से 2000 तक जो एज चलता है उसको 20th सेंचुरी कहते हैं। तो हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। द एज ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन का वह एज, मतलब वो जो दौर चालू हुआ था सामाजिक परिवर्तन का, वह दौर कैसे चालू हुआ था। The social and political changes that took place all over Europe can be traced to the French Revolution। यूरोप के कहीं भी सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस अगर आई थी तो उसका कहीं ना कहीं जो आइडिया था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ था। बट नॉट एवरी वन इन यूरोप वॉन्टेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। मगर रेवोल्यूशन के बाद कोई भी कुछ लोग ऐसे भी थे जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहते थे, मतलब पूरा बदलाव नहीं चाहते थे। उनको हम कंजर्वेटिव्स कहते थे, कंजर्वेटिव्स। और जो स्लोली मतलब धीरे परिवर्तन पे विश्वास करते थे उन्हें लिबरल्स कहते थे। और जो एकदम ड्रेस्टिक चेंज पे विश्वास करते थे, यानी एकदम तुरंत बदलाव पे विश्वास करते थे, उससे हम लोग रेडिकल्स कहते हैं। The French Revolution, revolutionary ideas of liberty, equality, and fraternity became inspiring ideas that motivated political movements in the world in 19th and 20th century। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कुछ आइडियाज़ उभरे थे, जैसे आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ये 19th और 20th सेंचुरी में पूरे वर्ल्ड में फैल गए। हमारे देश कंट्री इंडिया में राइट टू इक्वलिटी भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही लिया गया है। अब बात करते हैं जो सोसाइटी 3 ग्रुप्स में बढ़ गई थी, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। इन सब में डिफरेंस क्या था। पहला हम लोग लिबरल्स से चालू करते हैं। लिबरल्स लुक्ड to change society and they wanted tolerance towards all religions। In 19th and 20th century, the Europe was dominated by Christianity। Liberals सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे और वह सभी रिलीजियन के एस्पेक्ट में सोचकर चेंज करना चाहते थे। और उस टाइम मतलब 19th से 20th सेंचुरी में यूरोप
क्रिश्चियनिटी जो एक धर्म है उससे पूरी तरह डोमिनेटेड था। मतलब क्रिश्चियनिटी के लोग कुछ ज़्यादा यूरोप में थे। लिबरल्स अपोज्ड एब्सोल्यूट पावर्स एंजॉयड बाय द मोस्ट ऑफ द मोनार्क्स इन यूरोप। लिबरल्स कुछ आइडियाज़ को अपोज करते थे, उनमें से एक था जो पावर राजा और राजशाही परिवार यूज़ करते थे यूरोप में, उस पावर को लिबरल्स अपोज करते थे। दे फेवर्ड फॉर सेफगार्ड ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, एडवोकेट डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ गवर्नमेंट। और वह फेवर करते थे कि सबके हित की बात हो, सबके अधिकार की बात हो, और डेमोक्रेसी सेटअप करना चाहते थे यूरोप में। दे वॉन्ट फेवर्ड अ वेल ट्रेड ऑटोनॉमस जुडिशियरी। वह एक निरपक्ष न्यायालय का व्यवस्था करना चाहते थे, यानी जुडिशियरी को हम लोग न्यायालय भी कहते हैं। वह निरपक्ष होना चाहिए, ऐसा वो लोग कहते थे। They cannot be called Democrats as they did not favor universal adult franchise. They favored voting rights only for men, not for women. इन सब आइडियाज़ को देख के हम लोग लिबरल्स को डेमोक्रेट्स बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि वह यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट जो हमारे देश में है कि महिलाएं पुरुष सभी 18 साल के ऊपर के व्यक्ति वोट दे सकते हैं, उसको लिबरल्स फेवर नहीं करते थे। वह सिर्फ राइट ओनली फॉर मेन मतलब सिर्फ पुरुष वोट कर सके उस आइडिया को फेवर करते थे। बात करते हैं रेडिकल्स की। रेडिकल्स दे सपोर्टेड विमेंस राइट एंड ऑर्गेनाइज्ड द वेरियस suffragette movements. Radicals wanted a nation in which the government was based on the majority of a country's population. Radicals विमेंस जो महिलाओं की अधिकार था उन पे विश्वास करते थे, और उन्होंने कई सफ्रेजेट मूवमेंट्स किए थे। सफ्रेजेट मूवमेंट्स का मतलब होता है कि महिलाओं के हित में अधिकार दिलवाने का जो आंदोलन होता है उसे हम लोग सफ्रेजेट मूवमेंट्स कहते हैं। तो वह एक ऐसा नेशन चाहते थे जिसमें गवर्नमेंट मेजॉरिटी पे विश्वास करे। मतलब मेजॉरिटी पे विश्वास करने का मतलब जो हमारे देश में जैसे होता है कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा, मेजॉरिटी ऑफ कंट्री पॉपुलेशन जिसको ज़्यादा वोट देगी वही गवर्नमेंट फॉर्म करता है। उसी प्रकार रेडिकल्स भी चाहते थे। दे वेर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ इट इन हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के तो खिलाफ नहीं थे, परंतु वह चाहते थे कि अगर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ही हो पर सबको मिले, कुछ लोगों के हाथों में अधिकार ना हो। रेडिकल्स का हो गया। अब हम लोग कंजर्वेटिव्स देखते हैं। दे अपोज द व्यू ऑफ रेडिकल्स एंड लिबरल्स। कंजर्वेटिव्स रेडिकल्स और लिबरल्स बिल्कुल दोनों से बिल्कुल अलग थे। After the French Revolution, conservatives felt the need for change. By the 19th century, conservatives accepted that some change was necessary but believed in the past had to be respected. Conservatism फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद उन्होंने कुछ चीज़ें अपनाई, परंतु वे फिर भी चाहते थे कि पास्ट में मतलब पहले जैसे चलता था कुछ वैसे ही चलना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन न्यू सिटीज, न्यू इंडस्ट्रियल रीजन्स एंड न्यू रेलवे लाइन्स वेर डेवलप। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था तो कई सारे नए शहर बन रहे थे, इंडस्ट्रियल एरिया बन रहे थे, और रेलवे लाइंस का भी डेवलप हो रहा था क्योंकि इंडस्ट्री फॉर्म करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती थी। इट ब्रॉट men, women and children to factories, but still the problem of unemployment was common. इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के बाद पुरुषों को, महिलाओं को और बच्चों को फैक्ट्रीज में लाया गया काम करवाने के लिए, मगर फिर भी यूरोप की पॉपुलेशन
कुछ ज़्यादा ही थी, इस वजह से वहाँ पे बेरोजगारी कम नहीं हुई. People were forced to accept long working hours and poor wages. With urbanization, housing and sanitation problem were growing. तो कुछ कुछ वर्कर्स को कुछ कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, जैसे उनको लंबे वर्किंग आवर में काम करना पड़ता. लंबे वर्किंग आवर का मतलब है 10 से 12 घंटा या फिर 14 घंटा तक लगातार काम करना. और उनको जो पगार थी यानी सैलरी थी वो भी बहुत कम मिला करती थी. और अर्बनाइजेशन, हाउस सैनिटेशन का प्रॉब्लम था, मतलब कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री थी वो घर भी प्रोवाइड नहीं करवाती थी, हेल्थ भी इंश्योरेंस नहीं करवाती थी, ये सब नहीं करवाती थी. अब हम लोग पढ़ते हैं आउटलुक्स ऑफ नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स. नेशनलिस्ट मतलब जो समाज सेवी होते हैं कहीं ना कहीं, तो वह लिबरल्स और रेडिकल्स को कैसे देखते थे. Many of the liberals and radicals had their own property was and were also employers. बहुत सारे liberals और radicals people जो थे उनके पास अपनी प्रॉपर्टी थी और उनके पास नौकरी भी थी. They had made their wealth through industrial venture और trade. उन्होंने अपना वेल्थ यानी जो पैसे कमाने का ज़रिया होता है वो इंडस्ट्रियल वेंचर मतलब इंडस्ट्रीज से और ट्रेड मतलब व्यापार से ही किया था. दे बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइज. परंतु लिबरल्स और रेडिकल्स चाहते थे कि इंडिविजुअल एफर्ट को भी कुछ वैल्यू मिले और लेबर और एंटरप्राइज दोनों के साथ थे. Some nationalist liberals and radicals wanted to revolutions to put an end to kind of government existing in Europe in 1815. तो कुछ liberals और radicals ने revolution की मांग की ताकि जो सरकार इसके खिलाफ मूवमेंट एक्शन नहीं ले रही हैं, और ऐसी सरकारें कई जगह फैली हुई थी यूरोप में 1815 में. इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया नेशनलिस्ट बिकम revolutionaries and worked to overthrow existing monarchs. फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया यहाँ पे नेशनलिस्ट लोग रेवोल्यूशनरी का रूप ले रहे थे और मोनार्क मतलब जो राजशाही थी उनको उखाड़ फेंक रहे थे. नेशनलिस्ट टॉक टू रेवोल्यूशन that would create nations where all citizens would have equal right. नेशनलिस्ट लोग एक ऐसे नेशन का, एक ऐसे राष्ट्र का मांग कर रहे थे जो जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार मिले. गिसिप आफ्टर 1815 में गिसिप मैज़नी एक इटालियन नेशनलिस्ट थे जिन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप का फॉर्म किया था. ये भी सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट देने का वादा कर रहे थे. द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप. बाय द मिड 19th century, socialist ideas spread through Europe, suggested and campaigned that instead of individual control, property should be controlled collectively. धीरे धीरे सोशलिज्म यानी समाजवाद का जो आइडियोलॉजी होता है वह यूरोप में आ चुका था. मिड 19th सेंचुरी का मतलब होता है 1850 को मिड 19th सेंचुरी कहा जाता है. 19th सेंचुरी मतलब 1801 से 1900 तक. तो इस टाइम सोशलिज्म आ चुका था यूरोप में और जो सोशलिस्ट थे मतलब जो इस आइडियोलॉजी को मानते थे वो लोग चाहते थे कि प्रॉपर्टी और कोई भी अधिकार सिर्फ कुछ लोगों के पास ना रहे, सभी के पास रहे और सभी लोग इस अधिकार का फ़ायदा उठा सके. तो आज के पार्ट में इतना ही. मिलते हैं अगले पार्ट में. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले पार्ट को जल्दी पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए. थैंक यू.